इलेक्शन में किस तरह क्या न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं? आज तक तो न्यूट्रल नज़र आ रही है। यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स, ये लोग रोएंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूँ। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब, हलफ उठा लिया। पीडीएम कामयाब हुई है। जिस भूंडे अंदाज 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुस्तरद किए गए। असल हकीकत यह है कि आज पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत लिया है। वेलकम टू न्यूज़लैंड, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, जीत और हार के साथ बदलते बयानात, इखलाकियात और जमहूरी इक़्तिदार हमारी सियासी रवायात का वो हिस्सा है जिसने जमहूरियत को कमज़ोर ही किया है। आज सेनेट चेयरमैन के दंगल में गिलानी संजरानी से चित हुए हैं, तो वही अपोजिशन जो हफीज़ शेख की हार को जमहूरियत की फतह करार दे रही थी, आज जमहूरियत की नाकामी का शोर कर रही है। तब भी फैसला वोट रिजेक्ट होने की बुनियाद पर हुआ था और आज भी फैसला वोट रिजेक्ट होने पर ही हुआ है। आज कम से कम सेनेट चेयरमैन की हद तक अगर बात की जाए तो उनके इंतखाब की हद तक तो किसी का बंदा इधर से उधर नहीं हुआ, लेकिन डिप्टी चेयरमैन के लिए अपोजिशन को 6 वोट कम पड़ गए। फिर भी शोर यही ही है कि धांधली हो गई है। हुकूमत ने कहा था कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और सुबह स्पाई कैंप्स की बरामदगी के बाद ऐसा लगा कि हुकूमत ने जो कहा वो कर दिखाया। ताहम उस मामले पर अभी तहकीकात होनी है कि ये बारीक कार्रवाई आखिर डाली किसने। मगर इस सारी सूरत हाल में एक बात साफ जाहिर है, सियासी जमातें निज़ाम में तब्दीली के सिर्फ नारे लगाती हैं, मैदान अमल में जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल ही अपनाती हैं। और रिफॉर्म्स की जो आइडियल बातें हैं वो सिर्फ अपोजिशन के टाइम ही करती हैं। आज के नताइज किसके लिए सबक आमूज़ हैं? सियासी जमातों के लिए, पूरे निज़ाम के लिए या अवाम के लिए? ये वो बातें हैं जो हमने अपने पैनलिस्ट से आज करनी है, अपने पैनलिस्ट के सामने आज रखेंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद हो आपको कि आप सेनेटर मुंतखब हुए हैं। साथ साथ सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं और हाजिज दामरा साहब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले प्रोड्यूसर साहब ज़रा आज सुनवा दीजिए एहसन इकबाल साहब ने आज क्या बात की जब सेनेट चेयरमैन का इंतखाब हो गया था और अभी डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब नहीं हुआ था। उन्होंने क्या कहा, फिर आगे चलते हैं। आज 49 सेनेटर्स ने पीडीएम को वोट दे के साबित कर दिया है कि ना कोई सेनेटर झुका है, ना कोई सेनेटर बिका है। हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने सीक्रेट बैलेट से साबित किया है कि पाकिस्तान के सियासतदान इक़्तिदार वाले हैं, असूल वाले हैं, नज़रियात वाले हैं। वो इमरान खान की तरह अपनी टिकटें करोड़ों रुपए में बेचने वाले नहीं। अच्छा अफनान साहब, अब ये बताइए कि सेनेट चेयरमैन जो है उसमें कहा गया कि हमारे से इलेक्शन जो है वो चोरी कर लिया गया। डिप्टी चेयरमैन में क्या हुआ? लोगों के ज़मीर जाग उठे क्योंकि आपका जो वोटिंग स्ट्रेंथ थी उससे आपको तकरीबन 6 वोट जो हैं वो कम पड़े, 44 और 54। वहाँ पे वोट जो है वो ज़्यादा पड़ गया। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ फिर वही पुराना मंतक जो पिछली दफ़ा हुआ था, ज़मीर जाग उठे वहाँ पर? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ज़मीर जाग उठे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ज़रूर किसी ने अपने जो है वो ज़मीर बेचे हैं, क्योंकि ज़रा अगर असूली तौर पे देखा जाए तो जो पीडीएम है उसके पास 53 वोट्स थे और 47 वोट्स थे गवर्नमेंट के पास। तो उस तरह अगर देखा जाए तो पीडीएम की मेजॉरिटी बनती थी और ना सिर्फ 47-51 बिकॉज एक तो डार साहब नहीं थे और साथ हाँ जी 47-51 भी अगर आप कर लें उस सूरत में भी हम मेजॉरिटी में थे। तो अब देखना ये है कि बेसिकली किन लोगों ने, अब ज़ाहिर है क्योंकि एनोनिमिटी है तो आपको पता नहीं है कि किसने क्या किया, लेकिन ये यकीनन किसी न किसी ने अपना ज़मीर जो है उसको बेचा है। तभी 54 वोट्स जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन के जो है उनको पड़ गए और 44 हमें पड़े। हालांकि अगर आप उसके पिछले वाला देखें तो 49 जो है वो 48 सॉरी इनको पड़े थे और 42 हमें पड़े थे, जो 7 रिजेक्टेड अगर आप ऐड कर लें तो 49 बन जाते हैं। तो उस तरह अगर देखा जाए तो ज़रूर आपकी बात दुरुस्त है। तो इसके अंदर ज़रूर कानून साजी भी की जा सकती है। असल में इसके अंदर ये मसला ये होता है कि जो वोट की एनोनिमिटी है ना, ये फंडामेंटल वैल्यू है, फंडामेंटल उसके क्या कहते हैं डेमोक्रेसी का एलिमेंट है। क्योंकि अगर आप वोट करने जा रहे हैं और अगर आपको डर है इस चीज़ का कि कोई मेरी बिजनेस का नुकसान ना हो जाए, कोई मेरी सियासत का नुकसान ना हो जाए, कोई मुझे उठा ना ले, तो एनोनिमिटी इसलिए डाली गई है। तो ये जो लोग कहते हैं कि जी बस आप निकाल दें, सारा ओपन कर दें, ये मामला इतना सीधा नहीं है। तो इसको जो है ज़रूर देखना ज़रूर चाहिए कि इसके अंदर कोई ना कोई हल निकालना चाहिए जिसके थ्रू ये इस पे आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि जब हल निकालने की बात आती है तो तमाम पार्टीज़ जो उस वक्त सूट कर रहा होता है उसी निज़ाम को जो है वो चूज़ करती हैं। धामड़ा साहब,
क्या हुआ यहाँ पे? चलें, सेनेट में तो जो है वो चेयरमैन के लिए तो आपसे इलेक्शन जो है वो छीन लिया गया, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ज़मीर जाग गए? क्या हुआ सर डेप्यूटी में? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि आपने अपने इंट्रो में भी बड़ी अभी खूबसूरत वही अल्फाज दोहराए जो शिबली फराज साहब ने कहा था, या जो फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि हम इस इलेक्शन में हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। जब हर हरबा इस्तेमाल हुआ तो आपको कैमरे भी नजर आए और जो डाका वो पकड़ा भी गया, और चेयरमैन के जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जीते भी हुए हैं, और इंशाल्लाह ये चैलेंज होंगे और ये जीत होगी। बाकी रही डिप्टी चेयरमैन के स्ट्रेंथ वाली बात के कम हुई, तो मेरे ख्याल में आप उसी तबसरे में इसको भी शामिल कर दें कि हम हर हाल में ये इलेक्शन जीतेंगे। तो जाहिर है अब हर हाल में जीतेंगे तो इस तरह के वाकयात जरूर आएंगे। ये इलेक्शन जो है वो कम से कम जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की एज ए सेनेटर वाली इलेक्शन थी उससे कंपेयर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उन्होंने बरमला इजहार किया था। नहीं कई अरकान पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने अदम एतमाद किया था अपनी पॉलिसी पे, अपनी लीडरशिप पे, टिकटों पे, मगर जहाँ पे ऐसा मामला नहीं था तो आखिर वो क्या रात ही रात जादू चला जिसमें कैमरे भी किए गए। और साहब वो आपकी बात सारी सही, वो जरूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और जाहिर है सेनेट जो है वो हुकूमत के अंडर इस वक्त आ रही है, तो वहाँ पे अभी तक समझ नहीं आ रही सीसीटीवी कैमरास निकलवाते और देखते क्या मसला है। वो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन आप लोगों ने खैराज तहसीन पेश किया अपने लोगों को कि हमारा कोई बंदा झुका नहीं, हमारा कोई बंदा जो है वो बिका नहीं। उसके बाद सेनेट चेयरमैन के बाद डेप्यूटी चेयरमैन में क्या हो गया? फिर क्या यहाँ पे जमीर जागना शुरू हो गई? यहाँ पे अब क्या हुआ? फिर मसला क्या हुआ यहाँ पे? डॉक्टर मारे ये पूरी कौम सुन रही है, ये बात देख रही है, और आज क्या है पूरी कौम ने कि जब आपके वजीर एक दिन पहले 2 दिन पहले आके ये कहें कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो ये हर हरबे के इस्तेमाल में एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। और आपके प्रोग्राम में जो दोस्त बैठे हैं पीटीआई के उनसे ये जरूर मालूम कीजिएगा, हमारी वादी की पॉलिसी पे ये तनकीद करेंगे, सब कुछ कहेंगे कि ये कैमरे नस्ब करने की आखिर जरूरत क्या थी और वो किसने किए। और ये वही चेयरमैन है पीटीआई के जो इनकी पार्टी के नहीं है, जिनके अदम एतमाद की तहरीक पे भी 14 वोटों की डंडी लगी थी। ये वही है जिसको इमरान खान ने एक मरतबा फिर इनाम दिया। तो आज इमरान खान का नैरेटिव हार गया, वो नैरेटिव जो सो-कॉल्ड नैरेटिव था, जो ये कहता था कि जी मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, मगर इमरान खान ने के नैरेटिव ने आज शिकस्त पाई और उन्होंने उसी शख्स को आगे किया। सर वो तो मैं उनसे पूछूंगी, वो तो मैं उनसे पूछ ही लूंगी, लेकिन आपके लोग फिर बिक गए ना, या फिर अब आज यहाँ पे भी वही जो पिछली दफा आप कह रहे थे जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डर भी सकते हैं जहाँ पर तो ज़मीर क्यों नहीं जाग सकता जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट देते वक्त जागा था? पर्दे के पीछे कुछ ऐसे इदारे अगर कैमराएं भी निस्ब कर दें तो एक खौफ का आलम तो होगा। मैं भी एक अपनी जाती राय दे सकता हूँ कि जब लेकिन ज़मीर नहीं जाग सकते। अगर डाका डालेंगे, इस तरह डाका डालने में बेहयाई का मुजाहरा किया जाएगा तो जाहिर है लोग कहीं ना कहीं डर भी जग गए होंगे। चलें जी, अगर आप जीत जाएं तमाम पार्टीज के लिए तो लोगों के ज़मीर जाग जाते हैं, ज़मीर के मुताबिक वोट होता है, और अगर हार जाए कैंडिडेट तो ये कहा जाता है कि जी बिक गए, झुक गए, डर गए वगैरह वगैरह। अब भाई साहब की तरफ चलती हूँ। भाई साहब सुबह से ये बड़ा मुहिम्मा बना हुआ है कैमराज वाला जो मसला है। पहले जी कैमराज जो हैं वो बड़े कैमराज नजर आए, फिर छोटे छोटे कैमराज जो हैं वो नजर आए। सीसीटीवी निकलवाई आप लोगों ने या अभी भी कुछ इंतजार ही हो रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले आपके इस चैनल के ज़रिए मैं पाकिस्तान के तमाम जमहूरी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज सादिक संजरानी साहब भी जीत गए और मिर्ज़ा अफरीदी साहब भी जीत गए, और पीडीएम जो इस मुल्क की जमहूरियत को या इस मुल्क के सिस्टम को तबाह करना चाहती थी उसकी कोशिशों को एक और नुकसान हुआ, और ये जो पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली ताकतें हैं ये एक और स्टेप पीछे गई। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। रही बात कि ये जो कंट्रोवर्सी है, पहली तो ये कि ये जो आज मेरे भाई कह रहे हैं कि जी ये खुफिया वोट है, तो याद करें इमरान खान ने कहा था कि आप रोएंगे और आपको रोएंगे और आपको वो रोने का बहाना भी याद नहीं आएगा। हम तो इस सारे निज़ाम के ख़िलाफ़ थे कि ये खुफिया वोटिंग हो ना, ये ख़रीदो फ़रोख्त ना हो। सीधा सीधा जो बंदा है वो खड़ा होकर कहे कि मैं नून के साथ हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, मैं पीटीआई के साथ हूँ, ताकि एक चीज़ हो। और ये सैंक्टिटी ऑफ वोट जो की बात कर रहे हैं, खुफिया रखना, इसका कोई तकद्दुस है,
तो फिर वो तो आपके पास प्रेसिडेंट्स तो मौजूद हैं कि आपका जब कोई नो कॉन्फिडेंस होता है, अदम एतमाद होता है, उस पर भी आप करते हैं। आपका फाइनेंस बिल होता है, अगर फाइनेंस बिल में डर है कि कोई बंदा बिक जाएगा या अदम एतमाद में कोई बिक जाएगा, ये ऐसी बहाने वाली बातें थी, बिकॉज इनका ख्याल था कि एक जरदारी सब पे भारी, हम सबको खरीद लेंगे और हमें हर हरबा इस्तेमाल हमें करने दिया जाएगा। इस दफ़ा ज़रा हमने हरबे रोके हैं और इनको अच्छा, लेकिन ये बताइए, अच्छा ये बताइए आपकी स्ट्रेंथ थी 47 की, आपको वोट पड़ा डेप्यूटी में 54, तो ये जो 7 वोट आए हैं ये क्या बिके हुए थे? क्योंकि यही कहा जाता है स्ट्रेंथ से ज़्यादा, आप लोगों ने नैरेटिव बिल्ड किया, स्ट्रेंथ से ज़्यादा जब पड़ जाए तो फिर ये बिक जाते हैं लोग। ये बिके हैं, झुके हैं या डरे हैं या क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ क्या है? रज़ा गिलानी और उसके बेटे थैले लेके फिरते रहे और आपने वीडियोस चलाई। इससे पिछले इलेक्शन में केपी में जरदारी साहब ने बंदे खरीदे और आपने नोट गिने। तो पीटीआई अल्लाह के फजल से खरीदने वाली नहीं है। हाँ, हमें नून लीग के लोगों ने वोट दिया जो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिया वोट कि वो अगर उनको पता गिलानी साहब, मैं वही बात कर रही हूँ, मैं यही बात करती हूँ, सारी पार्टी से एक जैसे हैं। अगर जीत जाए तो फिर ये कहा जाता है जी ज़मीर की आवाज़ जाग उठी। और अगर मैं बता रही हूँ ना, कोई आपको वीडियो नजर आई है मेरे किसी बंदे की वोट खरीदते हुए नजर आई है? सर मैं गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें, मैं भी बताती हूँ। जीत जाएं तो ये कहा जाता है कि जी ज़मीर की आवाज़ जाग उठी, अगर हार जाएं तो लोग बिक जाते हैं और ये जो ऑपोजिशन है, ये जो जीतने वाली पार्टी है वो मैंने ये दोनों बातें नहीं की। अब मेरी गुजारिश सुन लें, आप जहाँ तक बात कर रहे हैं ये डॉक्टर साहब आपका अपना मौक़िफ़ है सर, मेरी गुजारिश सुने, सर मेरी गुजारिश सुने। आप लोगों को अगर वोट पिछली दफ़ा नो कॉन्फिडेंस में भी ज़्यादा पड़ जाते हैं, आप कहते हैं जी लोगों की ज़मीर की आवाज़ उठ गई, लोगों ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी को अगर वोट ज़्यादा पड़ जाए तो वो ज़मीर वहाँ पे नहीं जाग सकता, लेकिन आज यहाँ पे ज़मीर जाग उठ सकता है। ठीक है, वही कह रही हूँ, आप सब सारी पार्टीज इसी तरह बात कर रही हैं, नॉट जस्ट यू, ऑपोजिशन भी इसी तरह बात कर रही है। फिर यहाँ पे सवाल आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कोई वीडियोस तो नहीं निकली। मैं आपसे सवाल किया स्पाई कैम्प्स का, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। उस पर कोई सीसीटीवी निकली सर? वैसे अब आप सुन लें ज़रा, आप मुझे मौका दीजिएगा ताकि मैं जवाब पूरा दे सकूं। आपने बड़ा लंबा सवाल किया। जो मैंने बात की थी वो खुद ही कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी कि हम खरीद लेते हैं। इन्होंने 2018 में भी खरीदे थे, आपको पता है, मुझे पता है, मैं तो उस पार्लियामान का हिस्सा हूँ जो ये रेट लगाते हैं, मुझे पता है। और आपको नासिर शाह की ऑडियो आ गई कि इससे हमने पैसे दिलाने। आपने अली हैदर गिलानी की वीडियो आपने सुनी, ऑडियो सुनी कि कराची में इतना रेट है, उधर इतना रेट है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ ये सबूत है, और इस सबूत की वजह ये है कि एक ही डब्बे से 2 वोट निकले। एक ही डब्बे से 2 वोट, मुझे ब्रेक लेनी है। वैसे मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो ये इस पे जरूर बात करेंगे कि ठीक है, वीडियो बेशक कादिर साहब की नहीं निकली, पीटीआई का अपना चैप्टर ये कहता रहा कि वो 50 से 70 करोड़ ब्रीफकेस में लेके घूम रहे हैं, कई सालों से घूम रहे हैं, लेकिन फिर आखिर उनको पीटीआई में शामिल कर लिया जाता है। तो डायकॉटमी और ये जो हिपोक्रेसी है ये हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में नजर आती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब्बास साहब, आप गिला ना कीजिए, तो इसीलिए आपकी तरफ आती हूँ, ज़रा पॉइंट अपना मुकम्मल करें और फिर आगे चलती हूँ। मैं तो आपका सवाल ही भूल गया, मुझे तो इतना चलो मैं आगे चलती हूँ। सर ब्रेक हमारी मजबूरी होती है, क्या करूँ, ब्रेक मजबूरी होती है। आगे चलती हूँ। आप आगे चलें, मुझे अगली दफ़ा आपने मौका देना है। सारा बंदे का जब फ्लो टूट जाए तो बंदे की बात ही भूल जाती है। ठीक है। अच्छा अफरान साहब, मुझे ये बताइए कि तहरीक अदम एतमाद लाने की अब फिर से जो है वो बातें हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक तरफ अदम एतमाद की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो गेज किया जाए, लास्ट टाइम जो अदम एतमाद के साथ हुआ था वो आपके सामने है, डेप्यूटी चेयरमैन में जो हुआ है वो अब आपके सामने है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि अदम एतमाद लाएंगे तो कोई फ़ायदा होगा इसका? देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 169 वोट मिले हैं और 3 वोट उनके रिजेक्ट हुए थे, दैट्स 172। 172 इज़ सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि अगर पीडीएम सही तरह अपनी एनर्जी लगाए तो वो इस गवर्नमेंट को डिसलॉज कर सकती है, मगर इसमें इंटेंट हर तरफ से होगी तभी हो सकता है, वरना नहीं होगा ये। और ये बहुत बड़ा जुमला जो है ना, ये कैविएट यहीं पे है
यानी अगर इंटेंट होगी तो ये होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का सबको पुश करना पड़ेगा तब ही होगा, वरना अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 172 मैं बता रहा हूँ इज़ द एग्जैक्ट नंबर, एक वोट भी कम होगा तो नहीं होगा। तो उस सूरत में मेरा ख्याल है कि आदम जो क्या कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि हो ये रहा है कि हम चाहते ही हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जिसके अंदर कोई किसी को कोई फेवरेबल मामला ना हो, लेकिन फिर इवेंचुअली होता ही है कि जैसे भी आज आपने देखा कि कैमराज निकल आए और फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो बहुत बायस्ड थे, और अगर वो चाहते तो वोट रिजेक्ट ना करते और यूसुफ गिलानी गिलानी साहब जो है वो जीत जाते हैं। लेकिन अब आप कोर्ट में जा रहे हैं ना, अब तो डिसाइड कर लिया कि पीडीएम कोर्ट में जा रही है। बिल्कुल, हम कोर्ट में जा रहे हैं और उसको हम तमाम जो उसके लीगल साइड हैं उसको हम फॉलो करेंगे, और इसके अंदर रूलिंग्स आई हुई हैं पहले जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर एक वोटर ने 2 ठप्पे भी लगा दिए हो लेकिन एक डब्बे में लगाए हो तो वो एक्सेप्टेबल है। एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा, सदाकत भाई ने जो है ये कहा कि मैं बात कर रहा था एनोनिमिटी ऑफ द वोट। एनोनिमिटी का मतलब जो है वो ये है कि मैंने किसको वोट डाला ये किसी को ना पता चले। अगर ये बात पता चल जाए सबको तो होगा क्या कि जिनके पास पहले ही इतना ज़्यादा प्रेशर आपने लोगों पर डाला हुआ है, आप वो और प्रेशर डाल देंगे और वो फिर वो करेंगे जो आप चाहते हैं। तो ये मामला इतना सादा नहीं है, ये इमरान खान साहब को सूट कर रहा है इस वक्त कि क्योंकि उनके साथ वो लोग हैं जो प्रेशर डाल सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये ख़त्म कर दो। अच्छा धामरा साहब, अब आप ये एक तो ये बता दीजिए कि कोर्ट में कब आप जा रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है? रूलिंग्स गो के आपकी जो है वो फेवर में, जिस तरह अफनान भाई भी कह रहे हैं, फेवर में आ रही हैं। आज ईसीपी की दो चीज़ें जो है, 2 पॉइंट्स तो मेरे सामने भी इस वक्त जो है वो रखे हुए हैं जिस पे कैपिटलाइज किया जा रहा है। क्या कब रहे हैं कोर्ट में? देखिए डॉक्टर साहब, कोर्ट में तो हमारे लीगल एक्सपर्ट जरूर जाएंगे, और जो एजेंट था आज यूसुफ गिलानी साहब का, वो खुद एक बहुत बड़े लॉयर हैं और हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अभी सदाकत अब्बासी साहब जो पूरी कौम को मुबारकबाद दे रहे थे, जरा ये मुबारकबाद दें कि हमने डाका मारने में कामयाब हो गए हैं कुछ देर के लिए, मगर ये चैलेंज जरूर होगा। डाका आपका डस्का पे भी पकड़ा गया था और आपका गिलगित में भी पकड़ा गया था। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि रेट लगते हैं। जी बिल्कुल सदाकत भाई, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये रेट लगे थे। लियाकत जतोई के बकौल के 35 करोड़ में आपने फिल्में टिकटें बेची और आपने एक झूठे शख्स को, जिसको बादिउल नजर में झूठा करार दिया गया है, उसको शेल्टर दिलाने के लिए, और वो भी इमरान खान खुद दिला रहे हैं कि उनको नेशनल असेंबली से निकाल के सेनेटर बना रहे थे। ऊपर फैसला आ गया और हाई कोर्ट में वो गए थे कि मुझे नायल न किया जाए और मुझे वोट दाखिल करने दिया जाए। आज सेनेट था, तो आपने फैसिलिटेटर बन रहे हैं एक ऐसे शख्स के लिए जिसको कोर्ट बादिउल नजर में झूठा करार दे रही है। आपने बलूचिस्तान में रेट खुद बताए, और वो आपने नहीं, इमरान खान साहब ने बताया कि वहां पर 70 करोड़ पे बैग में लेके, और आपने इतनी चीटिंग की वहां पर अपनी बलूचिस्तान की तंजीम के साथ कि आपने टिकट दिया प्रेशर पे आके, तनकीद से डरने की वजह से आपने टिकट वापस लिया, उसको आजाद उम्मीदवार खड़ा करके अपने ही मेंबरान से वोट दिला के और अपने कैंडिडेट को वापस करके उसको गले में पीटीआई का झंडा डाल दिया। तो बिल्कुल रेट चले भी थे, आपने लिए भी थे, और ये आवाजें आपकी अपनी पार्टी की तरफ से आई थी। तो इस पे तो शर्म का मकाम है, इस पे इतनी फखरे अंदाज में बात करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हुक्मरान आप हैं, ताकत आपके पास थी, आपके बुजुर्ग ने कहा कि हम हर हाल में जीतेंगे। आपके चेयरमैन जो आपके नामजद थे उसके होते हुए, और सेक्रेटरी सेनेट जो है वो कुछ अर्सा पहले आए हैं और शिबली फराज के रिश्तेदार कहलाते हैं। ये आम बात ही आज में भी पार्लियामेंट में था। तो ये सारी आपके लिए, आपके नैरेटिव के लिए शर्मिंदगी का मकाम है। ये आपने मुनाफिकत की सियासत को परवान चढ़ाया कि माजी में 2 पार्टियां इस तरह खेलती थी, मुकमुका करती थी, अवाम को बेवकूफ बनाती थी। आज की वो रियासत मदीना वाली पार्टी ने अवाम को जितना मायूस किया। और दूसरी बात, क्या आप ये बात कहेंगे आज के प्रोग्राम में कि इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कल के बाद इस कौम के लिए दवाई सस्ती होगी उस रेट पे जिस रेट को दौर के अंदर आप चोर डाकुओं का इल्जाम लगाते हैं? पाकिस्तानी कौम हाथ जोड़ के कहती है उससे ज्यादा रिलीफ ना दो, कम से कम उन माजी की हुकूमतों जितना रिलीफ दे दो। आज सीमेंट भी उसी कीमत पे आ जाए, आज महंगा भी उसी जगह पे आ जाए, आज पेट्रोल गैस बिजली। ठीक है, मैं जरा भाई साहब से, तो ये भाई साहब से उनका मुबारक हो। राइट, अब भाई साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू पे ले लेती हूँ। भाई साहब, अब ऑपोजिशन तो ये इल्जाम लगा रही है ना, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो आपके कोलिशन, आपका अपना ही बंदा था, तो इस वजह से उन्होंने एक अपना बायस दिखाया है, जो कि अगर इलेक्शन कमीशन की आप जो डिफरेंट रूलिंग्स हैं, उनके रूल्स हैं, जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लगी हैं, उनके मुताबिक भी लगता है कि वोट वो वैलिड थे। फैसला खैर आगे जाके होगा, लेकिन आप ये किस तरह डिनाई कर सकते हैं? जो इंस्ट्रक्शंस भी हैं, जो रूलिंग्स भी हैं, उस पे तो बाकायदा ही कहा जा रहा है।
जी डॉक्टर साहब, मैंने बिलावल साहब को सुना है, उन्होंने कहा कि अगर वोटर की इंटेंट समझ आ जाए तो फिर वोट वैलिड होता है। तो डॉक्टर साहबा, ये कुछ पुरानी बात तो नहीं है, ये चंद दिन पुरानी बात है। 3 तारीख को जहाँ जहाँ हमारे वोटों पर टिक हुए हुए थे कैंडिडेट के सामने, वो सारे वोट रिजेक्ट हुए। हमने तो कोई स्यापा नहीं डाला कि वोट क्यों रिजेक्ट हो गए। हम तो आराम से यूसुफ रज़ा गिलानी के पैसों वाले वोट भी और हमारे रिजेक्टेड वोट भी जिसमें टिक लगा हुआ था, आपने कहा इमरान खान साहब ने टिक मार दिया, आपने कहा जी जरताज गुल ने टिक मार दिया, वो भी तो इंटेंट थी। तो बहरहाल ये तो ऐसे ही हारे हुए खिलाड़ी रोते रहते हैं, हमें परवाह नहीं। हमने तो कहा था कि आप रोएंगे, तो आज ये रो रहे हैं तो रोते रहे, हमें ज़रा परवाह नहीं है। बिकॉज इन्होंने जो खेल खेलना था वो इन्होंने खेला, इन्होंने पार्लियामान को गंदा किया, इन्होंने पैसे बांटे। आज अगर आपके पास कोई इल्ज़ाम है मेरे पे लगाएं, मेरे किसी पार्टी फेलो पे लगाएं कि किसी ने किसी को कोई ऑफ़र किया है, कह देना, तो फिर हम बात मानेंगे। रही बात, इन्होंने कहा कि फैसल वाडा को अदालत ने झूठा करार दिया। मेरे भाई, कोई फैसल वाडा को अदालत ने झूठा करार नहीं दिया। अदालत ने यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया और वज़ीर आज़म हाउस से घर भेजा। इसके अलावा उन पे क्या क्या इल्ज़ामात हैं, आज की उनकी हार उस हार से भी मुमासलत है जिस पे उनका इल्ज़ाम है। तो मेरे भाई, ये सारी बातें रोने वाली हैं। हमने आपको कहा था कि इलेक्शन जो है उसको ओपन बैलेट करने दें ताकि आपको आपका मैंडेट मिले। रहा है कि आज के इलेक्शन से चेयरमैन का इलेक्शन ओपन बैलेट क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मुझे ये बताएं, जो कराची से सेनेटर बने हैं, तो क्या कराची के नाले खुल जाएंगे? क्या कराची की टूटी फूटी सड़कें ठीक हो जाएंगी? क्या कराची में कोई बस आ जाएगी? क्या कराची में पानी आ जाएगा? क्या जो आप वहां पे यही तो हमारा मुकद्दर है। क्या जो आपके जो जाली अकाउंट्स हैं उनका पता चल जाएगा? मेरे भाई, इन चीजों से, आपके सेनेट के जीतने से, आपके अंदाजे हुकूमत, आपकी 13 साल की नाकामी, आपकी 13 साल की लूट मार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ। ना आपके जीतने से, ना इनके जीतने से, ना आपके जीतने से, ना इनके जीतने से हमारी हालत कोई बेहतर नहीं होगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप जहां ये बात कर रहे हैं ओपन बैलेट का, तो चेयरमैन सेनेट का फिर आपको क्या मसला था? चेयरमैन सेनेट भी ओपन रख लेते हैं जब उस वक्त आप प्रपोज कर रहे थे। ये एक सवाल उठ रहा है बार बार कि क्यों उनको क्यों नहीं फिर ओपन बैलेट? तो हम देखें ना, आप हमें, डॉक्टर साहबा, आप जैसे लोग हमें अखलाकियात की मार देते हैं और हमें माफिया के आगे डालते हैं, जो हमें जिस तरह मर्जी मारते कुटते रहे। जब हम जरा उठ के खड़े होते हैं, फिर हमें अखलाकियात दिखाते हैं। तो हमने इस तरह का ये जो उच्चकों का निज़ाम है, ये जो नहीं, मैं आपकी मुराद मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये चोरों का निज़ाम है, ये माफिया का निज़ाम है, ये खरीदते हैं, ये बेचते हैं, हमने मीडिया ने इकट्ठा किया। हम इस दफा खाली हमने, डॉक्टर साहबा, खाली हमने अपनी बोरी पे नजर रखी है, इनको चोरी नहीं करने दी, वरना हम तो यकीन माने अखलाकियात में ही मार खाते रहे इनसे। चले, आपने आज जवाब इस पे नहीं देना तो ठीक है, मैं उसका जवाब आपके पास नहीं है तो मैं नहीं आपको पुश करूंगी। लेकिन ये आपका कहना कि हमने आपको मीडिया वालों ने आपको डाल दिया माफिया के आगे, शुगर माफिया, बाकी जो है वो आटा माफिया, फलाना माफिया, आपके वजीर आपको धमका रहे हैं, हम तो नहीं ये बातें कर रहे। माफियाज तो इमरान खान साहब ने अपने गिर्द खुद इकट्ठे किए हैं। खैर, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफनान साहब, मुझे ये बताइए कि आपको लगता नहीं है हमारे मुल्क में इलेक्शन जो है वो शायद एक मजाक बन के रह गया है? पिछला इलेक्शन अगर देखें जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का था सेनेट का, उससे पहले उनके साहबजादे की जो है वो वीडियो आ जाती है। इस इलेक्शन में स्पाई कैम का मसला आ जाता है। हमारे जो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही, आपको लगता नहीं है कि एक मजाक सा बन के रह गया हमारा इलेक्शन का निज़ाम? इलेक्शन का निज़ाम नहीं, तकरीबन पूरे मुल्क ही ये कहते हैं मस्खरों के हाथ में है। जब मस्खरों के हाथ में मुल्क होगा तो फिर आपके हर चीज़ ही ये कहते हैं मजाक बन जाएगी। आपकी इकॉनमी भी मजाक है, आपकी क्या कहते हैं जो अखलाकियात हैं उसका जनाजा इमरान खान साहब बहुत अरसा पहले निकाल चुके हैं। तो इलेक्शन जो है वो जिस जगह इन्होंने हाथ डाला है तबाह बर्बादी करके छोड़ी है। नहीं, लेकिन और अखलाकियात, गिलानी साहब की अगर बेटे की वीडियो आ जाती है तो उसमें इमरान खान साहब का तो कोई कसूर नहीं। संजरानी साहब की भी वीडियो आई है, उसमें भी क्या कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कोई कसूर नहीं है। बात यह है कि उस वीडियो से कोई कंक्लूसिवली ये प्रूव नहीं हो रहा कि उन्होंने कोई गलत कहा। अब मैं आपसे कोई बात करूं कि आप इस तरह अपना वोट जाया कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पैकेज की भी बात हुई है ना नासिर हुसैन साहब नहीं, चले फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ ही डिसाइड कर सकती है ना। अदर देन दैट तो फिर तो एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी।
तो मेरा ये ख्याल है कि मेरे जो ये पीटीआई जो कल्चर लेके आई है ना हमारे मुल्क में, उस कल्चर के अंदर उसका जो मेन सेंटर पॉइंट है वो इमरान खान है। और इमरान खान साहब ने जो है पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत गंद भर दिया है और उनके लिए कोई कायदा कानून कोई चीज़ है नहीं। आई एम सॉरी, आई डिसएग्री है। मेरा ख्याल है गंद पहले ही हमारी सियासत में था और इमरान खान साहब जो हैं वो उन्हीं को फॉलो बजाय एक्सपोनेंशियली ग्रो कर दिया उन्होंने उसको, मतलब बेस थी और उन्होंने उसको उठा के मतलब आप दोनों ने भी काफी गंद फैलाया है वैसे माजरत के साथ, पीपल्स पार्टी और आपने। ठीक है, लेकिन हमने फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, फिर हमने और भी मतलब क्या कहते हैं 18th अमेंडमेंट भी लेके आए। लेकिन ये तो बिल्कुल मतलब कि आप यकीन करें ऐसे लगता है जैसे वो जो मनचले नौजवान नहीं होते बदतमीज़ से, उनकी हुकूमत है जिनको हर वक्त बदतमीज़ी के अलावा कुछ नहीं आता। हर वक्त इनसे कोई आप सवाल पूछें, ये कराची का बोल रहे थे, मरी में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। लाहौर में इन्होंने कचरा कुंडी बना दिया पूरे के पूरे को। उस्मान बुज़दार से नालायक इंसान इस पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है, उसको वज़ीर आला लगा दिया पंजाब का और आके भाषण दे रहे हैं अखलाकियात के दूसरों को। यकीन करें उस्मान बुज़दार मेरिट पे प्राइमरी स्कूल भी नहीं चला सकता। अगर आप मेरिट पे रखें ना उसको, मतलब कि उस बंदे को एक सेंटेंस अंग्रेजी का लिखना नहीं आता, वो 3-4 सेंटेंस एक साथ कंपोज नहीं कर सकता। वो लॉयर है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, वो लॉ तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड से किया है ना, पीएचडी की हुई ऑक्सफोर्ड। मैं जरा धामरा साहब की तरफ चाहती हूँ। धामरा साहब, आपसे भी यही पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी कि क्या हम इन चीज़ों से बाहर कभी निकल सकेंगे, इससे आगे जा सकेंगे? वरना तो हमें यहाँ हर इलेक्शन एक मजाक ही लगता है किसी इलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। आवाम को तो क्या मिलना मतलब जो जमहूरी इक़्तिदार है उनकी लगता है कि हर वक्त धज्जियाँ ही उड़ती रहती हैं। कोई मुझे यहाँ पे समझ नहीं आती। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो 226 में अमेंडमेंट लाने की बात करती थी ना, जो अभी बहस चल रहा है, उसमें अपोजिशन ने कहाँ इनकार किया था कि हम वो अमेंडमेंट करना नहीं चाहते, मगर हम सिर्फ इसलिए अपोज कर रहे थे कि जो बादशाह सलामत को अचानक ये ख्याल आया कि मैं हुक्म देता हूं और सारे मेंबरान हाथ ऊपर करके वोट दें, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ये ख्याल था बादशाह सलामत का। और अभी सदाकत अब्बासी साहब ने इतनी लंबी तमीज बांधी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है वो नाहल अदालत में किया था और बादिउल नजर में कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उन्होंने झूठ बोला है। देखें, आपके प्रोग्राम में मेरे प्यारे भाई सदाकत अब्बासी झूठ बोल रहे हैं, से लेती है सिर्फ टॉक शो में आने के लिए। और सदाकत भाई तरीन साहब को भी अदालतों ने नाअहल करार दिया, जो आपकी आंखों का तारा है आज भी, और उसको भी इस्तेमाल किया गया था इलेक्शन में। वो बनी गाला में बैठा है और आप बनी गाला में, आपको पहली बात तो जाने की इजाजत नहीं है। अगर आप जाएंगे तो पाकिस्तान की सारी माफिया आपको वहां मिलेगी या काबीना में मिलेगी। वो अलग बात है कि वो उधारी पीटीआई अंदर बनी गाला में बैठी होती है, आप नजरियाती पीटीआई सिर्फ टॉक शोज पे बैठे होते हैं। और ये जो वोट खरीद करने के ताने देते हैं ना आप, यही सर्वर गवर्नर जो आपके थे हैं, ये सेनेटर भी मुंतखब हुए थे, 20 वोट 22 वोट अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा लिए थे। यही तो हम आपको कह रहे हैं, आपकी मुनाफकत की सियासत है। आप दूसरों को चोर चोर कह के एक उंगली दूसरों की तरफ करके 3 उंगलियां अपनी तरफ। लेकिन दामरा साहब, मुझे अगर इजाजत दें, बेशक इनका 2019 में ये बात शुरू होती है, उसके बाद कई देर जो है ये मामला लटकता रहता है, ये जो ओपन बैलेट का मसला है। आपसे सवाल ये है कि अगर आप लोग वाकई करना चाहते थे, वैसे तो पिछली दफ़ा जब नून लीग ने मसला उठाया तब आप लोग सामने आके खड़े हो गए थे, आपने कहा कि नहीं जी हम नहीं करेंगे। आप और गालिबन मौलाना साहब भी खड़े हो गए थे कि ये हमें ओपन बैलेट नहीं चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि हम उसके हक में थे, तो फिर आप ये कहते हैं कि अच्छा जी ठीक है, सेनेट चेयरमैन का जो मसला है उस पर भी फिर ओपन बैलेट जो है वो रखें। अगर क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, मुझे ब्रेक पे जाना है। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो जो सीक्रेट बैलेट है वो आईनी है, और चेयरमैन और नेशनल असेंबली के ओपन बैलेट करने के इशू सिर्फ यहाँ आते हैं कि उन लोगों ने हाउस चलाना होता है, और अगर उनको ये पता चल जाए कि इस बंदे ने मुझे वोट दिया है 5 साल, वो उनको हर मामले में फैसिलिटी दे सकते हैं। इसके लिए वो कस्टोडियन ऑफ हाउस है। मगर इन सारी चीजों पे बात हो सकती है आईनी अमेंडमेंट के थ्रू। उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर जो असेंबली के हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, गाली नहीं देनी पड़ेगी। चले, मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। जो अब आप बातें कर रहे हैं, चाहे उस वक्त COD में आपको ना याद आई हो या जब नून लीग लास्ट टाइम प्रपोज कर थी तब भी ना याद आई हो। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अब्बास साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफसान साहब, अभी बताइए PDM करने क्या जा रही है?
अब आपका लॉन्ग मार्च होगा, अब आपका धरना होगा, अब क्या होगा, आज के बाद क्या जो है वो सोच रहे हैं, क्या करने क्या जा रहे हैं? देखिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम जो है वो प्लान करें एक लार्ज स्केल धरना, और पहले हम पूरी मूवमेंट चलाएं, जलसे करें, और फिर इवेंचुअली उसका कंक्लूजन जो है वो इस्लामाबाद में हो और वो एक धरने की सूरत में हो। और एट द सेम टाइम हम नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकते हैं, असेंबलियों से इस्तीफ़े भी दे सकते हैं। फिर ये है कि इसके ऊपर भी गौर किया जा सकता है कि धरना कहाँ दिया जाए, इसके ऊपर भी काफ़ी बहस होती रही है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। मौलाना साहब तो कह रहे हैं मुझे मैंने पहले कहा था इस निज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है और अवाम के पास जो है वो दोबारा जाना चाहिए। मौलाना साहब की शुरू से यही रही है फ्रॉम डे वन कि क्योंकि इतने ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन थे, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रॉड हुआ था 25 जुलाई 2018 को, कि ऐसे ऐसे लोग जिनको खुद यकीन नहीं था कि वो जीत सकते हैं, जिन्होंने कैंपेन नहीं चलाई, वो सुबह उठाया उनको, जी उठो जी पीटीआई की टिकट पे जीत गए हो। तो वो इस तरह का ज़ाहिर है, क्या कहते हैं, जब आप कराए इस तरह पहले ज़बरदस्ती आपने 1971 में की, बांग्लादेश आपके हाथ से निकल गया। तो जब आप आवाम का मैंडेट नहीं मानते तो उसका इवेंचुअली नतीजा ये होता है कि निकम्मे हुक्मरान आ जाते हैं और वो जो तबाही लेके आते हैं वो तो लाते ही लाते हैं, और आवाम का मैंडेट भी चोरी हो जाता है। अच्छा बाज साहब, धरने की तैयारियां हो रही है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी 26 तारीख को निकलेंगे और फिर उसके बाद इस्लामाबाद का रुख करेंगे, और मैं तो पहले ही कहता था कि कोई फ़ायदा नहीं है इन इलेक्शंस का, आवाम के पास जाओ। तो रेडी हैं आप? देखिए पीडीएम की 3 पार्टियां हैं, मौलाना साहब बिल्कुल बेरोज़गार हैं, इसलिए वो तो चाहेंगे कि ये सिस्टम ख़त्म हो ताकि उनकी कोई बारी आए। मियाँ साहब भी ज़ाहिर है इस सारे सेनेट के इलेक्शन में ना कोई सिंध से सीट मिली, ना कोई केपी से मिली, ना कोई बलूचिस्तान से मिली, ना इस्लामाबाद से मिली, ना कोई उनका कैंडिडेट था, वो तो बिल्कुल ही बेचारे अब फारिग होते जा रहे हैं। तो लिहाजा वो तो चाहेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी समझदार है और वो इतनी मेहनतों से ये सीटें जीत रहे हैं, वो इनके लिए अपनी सीटें ज़ाया नहीं करेंगे। रही बात कि उस्मान बुज़दार साहब को मेरे भाई ने कहा कि उनको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, 2.5 साल उनको हो गए। नवाज शरीफ साहब को तो 30 साल में अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आई। उनको चाइना की सुना है, एज स्वीट एज हाईएस्ट माउंटेन, एज डीप एक सेंटेंस एज डीप एज हनी एज हाई। सर मुझे बात करने दीजिएगा, मैंने आपको आप 2 दफ़ा बोले, मैं बोला नहीं। एज हाई ट्यूशन पढ़ाए ना उनको, ट्यूशन पढ़ाए ना, ट्यूशन पढ़ाए। जी 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 सुने, 30 साल से नवाज शरीफ साहब को मैं बता रहा हूँ कि वो अमेरिका के सदर के सामने बैठते हैं और पर्चियाँ उनके हाथ कांप रहे हैं, उनको हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। तो ये कोई बात नहीं है, ये कोई मेरिट नहीं है अंग्रेजी बोलने में। रही बात कि हम बड़े बदतमीज हैं, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा कोई बदतमीज होगा जो मोहतरमा के बारे में बातें करते रहे, और जो शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब का पेट फाड़ना था और उनको जर बाबा और 40 चोर कहते थे, वो हमारा नहीं है। रही बात ये कि पहली दफ़ा कोई चोर नहीं है, कोई उसके सरे महल नहीं है, कोई लंदन फ्लैट नहीं है, कोई फैक्ट्रियां नहीं हैं। वो जो नवाज शरीफ 2-2 लाख डॉलर खर्च करते थे, वहाँ 20-20 हज़ार में दौरे करके आ रहा है। वो आपको नालायक लगता है तो लगे, कौम को लायक लगता है, इसीलिए आपको उठा के बाहर फेंका है कौम ने। और इमरान खान को अल्लाह ताला हर अगले दिन इज़्ज़त भी दे रहा है, लोग उसको मैंडेट भी दे रहे हैं। आज भी असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई है, आज भी सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई है, आज भी पंजाब में पीटीआई है, केपी में पीटीआई है और सिंध में अगली बारी पीटीआई की है। तो भाई आप तो टिकट कटाएं और लंदन जाएं, या मियाँ साहब को कहें कि वो जो दवाई लेने गए थे वापस आएं। ये बातें मुनासिब नहीं है इस तरह कहना कि उस्मान बुज़दार एक स्कूल नहीं चला सकता। उस्मान बुज़दार ये बता दीजिए, मैं बुज़दार साहब पे बात नहीं करना चाहती थी भाई साहब, आपने लास्ट टाइम लाहौर का विजिट कब किया है वैसे? दारुल खिलाफा ना पंजाब 10 दिनों बाद जाता हूँ। अच्छा, वहाँ पे आपको ढेर नजर आ रहे हैं कचरे के आजकल? बेसिक जो कचरे के ढेर हैं वो नजर आ रहे हैं आजकल आपको? जी बिल्कुल ढेर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो क्या बना फिर? बिल्कुल नजर आए ढेर। डॉक्टर साहब थोड़ी सी जवाब सुनिएगा, आपने 30 साल पुराना कचरा तो नहीं है इसमें? शहबाज शरीफ साहब ने ये टर्किश कंपनी को ठेका, बात करने कैसेट है सदाकत साहब, कैसेट है, खुदा का वास्ता है। अच्छा सर एक सेकंड, स्टॉप यू राइट देयर। अगर उस टर्किश कंपनी से ठेके खाते थे तो फिर उसको एक्सटेंशन आप क्यों देते जा रहे हैं? बात करने दें, उसको एक्सटेंशन क्यों देते जा रहे हैं उस टर्किश कंपनी को? उस्मान बुज़दार साहब की कंपनी को दे देते ठेका। बुज़दार साहब की कंपनी बताए कौन सी है? मौका दें, बुज़दार साहब की, पिंकी पीर, जवाब दे दो ना, पिंकी साहबा की दे दे ठेका। आपने भी बात की, आप बताएं किसको ठेका देना है ना? कचरा साफ हो जाना चाहिए। इस तरह मुनासिब नहीं है बात करना। बताइए। आप अंग्रेजियां बोल रहे थे थोड़ी देर पहले मेरे भाई, तो थोड़ी सी एथिक्स है ना, मुझे बात करनी है। आप ट्यूशन पढ़ाए ना मुझे? अब भाई साहब घुमाए ट्यूशन बात ये सदाकत साहब ट्यूशन पढ़ाए ना? अच्छा हां जी, ट्यूशन पढ़ाए, मैं पढ़ा रहा हूं ना।
सुने आप ट्यूशन पढ़े मेरे भाई, पढ़ लिख जाएंगे तो पढ़ाए सर, पढ़ाए, मैं तो ट्यूशन पढ़ने आया हूं। पढ़ी है वैसे। सुने जरा, मैं ये कहना ये चाह रहा हूं, सुन लेना बात, जवाब करने देना, मुझे जवाब देने दे। कहने की बात मेरे भाई ये है कि वो ठेका था, उसमें पैसे थे और दरमियान में उस कंपनी ने आके एक दफा के लिए वो मेट्रो है, इस्लामाबाद वाला मेट्रो, इस्लामाबाद वाला मेट्रो डॉक्टर साहिबा, लाहौर का असल गन था चलने क्यों दे रहे हैं आप? लाहौर का असल गन था एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, अफनान साहब आपका बहुत शुक्रिया और राजिद आमर साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।